Hello everyone. In this series of AG Tricks to Remember, I am going to reveal Indian polity secrets that should you know for mastering UPSC. Guys, इस साल आपने 2024 के प्रीलिम्स में देखा होगा कि यूपीएससी ने बहुत सारे जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, ठीक है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको आंसर पता होगा या तो नहीं पता होगा, और ये फैक्चुअल चीज़ें ना लर्न करना, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एग्ज़ाम वाले डे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसमें कि क्या होता है, आप सिल्ली मिस्टेक करते हो, ठीक है। और सिल्ली मिस्टेक से क्या होगा, आपके नेगेटिव मार्किंग होंगी और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको एक एज नहीं मिल पाएगी जो कट ऑफ पार कराएगी आपको। तो ये जो सीरीज़ जो लेकर आया हूँ ना मैं, इजी टेस्ट रिमेंबर में, आपको ये जो है ना चीज़ें रिवाइज़ कराएंगी, बहुत चीज़ें बहुत जल्दी, ठीक है। पूरी लक्ष्मीकांत आप बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लोगे, रिकॉल कर लोगे। और गाइज़, इस सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ याद करा रहा हूँ, ए टू जेड चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो सब के सब कुछ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं और सारे चैप्टर्स करने वाला हूँ लक्ष्मीकांत के। और ये जो सीरीज़ है ना, ये पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। और ये हमारी कुछ अपकमिंग सीरीज़ है जो आपको चैनल पर ही मिलेंगे, आईएएस गाइड पर ही। गाइस, मैं बता दूँ, पॉलिटी को ना एक सही अप्रोच में कवर करने का ये बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा आपको। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसे लाइक कर रहे हैं, तभी मैं ये सीरीज़ आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट्स पढ़ना, बच्चों के बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे ये बात कि सर ये सीरीज़ को कंटिन्यू करो, वी लाइक इट, है ना। अब देखो, आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूनियन एंड इंडियन टेरिटरी। इससे पहले मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक में दिखा देता हूँ कि गाइस, आपको करना क्या है, जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे ना, आपको अपनी लक्ष्मीकांत की बुक कैरी करनी है। और साथ ही साथ जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको इस तरीके से अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में लिखना है। इससे होगा क्या, जब भी आप लक्ष्मीकांत की बुक को रिवाइज करोगे ना, जब भी मेरे वीडियो लेक्चर को देखोगे, तो ये चीज़ें ना आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसे रिकॉल करने में ना आपको बहुत जल्दी आसानी होगी, ठीक है गाइस। और मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, ठीक है। दोनों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब कवर करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। आप ना पहले इस लेक्चर को देख लेना, फिर जज करना वीडियो को, ठीक है। आप देखने के बाद खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ, इससे ना बहुत जल्दी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं और याद करना बहुत आसान हो रहा है, ठीक है गाइस। और मैं सब कुछ कराने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। सारे चैप्टर्स कराऊंगा लक्ष्मीकांत के इसी तरीके से। और हाँ गाइस, मैंने आपके लिए ना इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन बुक को, क्वेश्चन बैंक को ऐड कर दिया है, चैप्टर वाइज ऐड करा है वो भी। वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। और गाइज, इससे क्या होगा, आपको जैसे आपने चैप्टर रिवाइज करा, ठीक है। अब आपको ना माइंड में करना क्या है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर ना मनी मन में आपको बताना है, ठीक है। अपना आपको बताना है, किसी और को नहीं, अपना आपको ही बताना है। तो इससे क्या होगा, एक तो चीज़ें आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगी, ठीक है। और रिवाइज बहुत जल्दी फास्ट होगा। बार बार आपको लक्ष्मीकांत की बुक क्यों पढ़नी, बार पढ़ने से भी तो भूल रहे हो ना। तो ऐसे करके ना जो माइंड है ना बहुत जल्दी याद करता है और लंबे समय तक याद रहता है, और कंसेप्ट भी बहुत जल्दी क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर तो मैं आपको याद करवा ही रहा हूँ। ये इससे क्या फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन बैंक से, कि आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है ना और इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको एक एज मिलेगी बाकियों से भी। और एग्जाम डे वाले दिन आपने देखा होगा कि प्रेशर में ना आपको क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको परफेक्शनिज्म की तरफ ले जाएंगी कि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पर और स्टार्ट करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, ठीक है। और ये सारे जो है ना चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना तो जाओ, प्ले लिस्ट बन चुकी है और देखो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगी है, तो आर्टिकल्स पूछने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आर्टिकल 1 to 4 याद करने का तरीका है NAFA, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में आता है हमारा एन। तो एन क्या है यहाँ पर, नेम एंड टेरिटरी, ठीक है। किसकी, तो यूनियन और स्टेट्स की। और आर्टिकल 1 में एक बात और लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसे याद रखना। आर्टिकल 2 है हमारा एडमिशन। एडमिशन किसका, तो एस्टेब्लिशमेंट करना किसका, न्यू स्टेट्स का। अब आर्टिकल 3 क्या है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एबीएन। अब एबीएन यहाँ पर क्या है, एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स। अभी इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अभी बस याद करो, ठीक है। तो आर्टिकल 3 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एबीएन, एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स।
आर्टिकल 4 है हमारा अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल वेन एवर लॉज आर मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। अब देखो गाइस, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो कि आर्टिकल 2 and 3 जो है ना, इसके अंदर हम कुछ भी अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट पास कर सकती है, ठीक है, लेकर आ सकती है। और वो आर्टिकल 368 में नहीं आता जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है, ठीक है। अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 1 to 4 ऐसे याद रखना है, NAFA। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फैब्रिकेशन। देखो FABN किसका एक्रोनियम है, तो फैब्रिकेशन का। तो आर्टिकल 3 जो है ना, पार्लियामेंट को राइट देता है फैब्रिकेशन करने का, किसका, स्टेट्स का, यूटीज का, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, आर्टिकल 3 में फैब्रिकेशन करने का पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको ब्रेक करो, एफ से यहाँ पर हमारा फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और यूनाइटिंग, ठीक है। अब आर्टिकल 3 के अंदर एक ये बात करी गई है कि हम एक नया स्टेट बना सकते हैं और एक स्टेट ऐसा बना सकते हैं कि हम उसको सेपरेट कर दें, ठीक है, तोड़ दें, ब्रेक कर दें, ठीक है। अब एरिया एरिया इंक्रीज कर सकते हैं हम किसी स्टेट का, किसी यूटी का, और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अब बी से यहाँ पर क्या है, बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकते हैं। जो बाउंड्री ऐसे ऐसे जा रही है उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है, उसको जैसे मर्जी घुमा सकते हैं, ठीक है, बाउंड्री को। अब नेम में भी हम अल्टर कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर ही। हम नाम चेंज करना हो किसी स्टेट का, राज्य का, यूटी का, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर ही आता है, ठीक है। अब मैंने बताया था इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच में, ठीक है। तो आर्टिकल 2 करता है डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है माइंड में, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है उन स्टेट को और उन यूटीज को एस्टेब्लिशमेंट करता है, एडमिशन करता है, जो कि पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया का। और आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट, और आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट करता है, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, ठीक है। जो स्टेट पहले से हमारे हैं, यूटीज हैं, उनके अंदर हम रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है, देट आर पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है इसका मेजर डिफरेंस आर्टिकल 2 और 3 का। तो आपको ये ऐसे ही माइंड में रखना है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या है, एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट, और आर्टिकल 3 क्या है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एग्जाम्पल से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट हमने आर्टिकल 2 में करा, जो सिक्किम को हमने इंक्लूड करा था 1975 में, ठीक है, क्योंकि सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर, उससे पहले इंडिया का पार्ट नहीं था सिक्किम, ठीक है। यहाँ पर चौग्याल डायनेस्टी का रूल था उस टाइम पे। अब इंटरनल में कैसे याद रखोगे, जैसे कि 2014 में है तेलंगाना को हमने क्रिएट करा, कैसे क्रिएट करा था, तो आंध्र प्रदेश से क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एडमिशन का मतलब क्या है, एडमिटिंग स्टेट्स देट आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। एडमिट किससे कर रहे हैं, उन स्टेट को जो पहले से ही हैं। और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, एस्टेब्लिंग स्टेट्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि उसको अब हमने दिया, वो लाइफ में थे नहीं पहले से, अब उनको हमने एस्टेब्लिशमेंट करा, ठीक है। ऐसे याद रखना आर्टिकल 2 and 3 को। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेजर डिफरेंस अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे प्रीलिम्स में, मेंस में काम कर पाओगे आप, ठीक है। मेंस में आपको लिखना होता है आंसर, और प्रीलिम्स पे तो इसका डिफरेंस पता होना चाहिए आप। देखो गाइस, यूएसए और इंडिया के बीच में ना फेडरलिज्म के मामले में एक मेजर डिफरेंस है। यूएसए जो है ना, एक इंडस्ट्रियल स्टेट्स एज ए फेडरेशन स्टेब्लिश हुआ है, और इंडिया जो स्टेब्लिश हुआ है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूबल स्टेट्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो गाइस, इंडिया में आता है आईडी, तो इंडस्ट्रियल क्या बना है, यूनियन बना है, बट डिस्ट्रीब्यूबल स्टेट्स बना है। तो आई से इंडस्ट्रियल और डी से हमारा डिस्ट्रिब्यूबल स्टेट्स, ठीक है। अब देखो गाइस, ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, इंडिया जो है, जो स्टेट है इंडिया के अंदर, जितने भी राज्य राज्य है, ठीक है, उनके पास कोई भी राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, ठीक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी यूनिलेटरल एक्शन ले सकती है और उनका एबीएन चेंज कर सकती है। तो एबीएन यहाँ पर क्या है, एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम, किसी भी स्टेट का, ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी। मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में भी ये बताया था, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल 368 में आता है हमारा, ठीक है। हम सिंपल मेजोरिटी के साथ आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, एरिया को और उसके नेम को चेंज कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट का पावर है। लेकिन गाइस, इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का फर्स्ट ऑफ क्या चाहिए होता है, रिकमेंडेशन चाहिए होता है।
फिर प्रेसिडेंट पता है उसके बाद रेफर करता है, कॉन्सेंट लेता है, किसका लेता है कॉन्सेंट, या बोल सकते हो उनका व्यू लेता है, किसका, कंसर्न स्टेट का। अब वो जो कंसर्न स्टेट का जो व्यू है ना, वो बाइंडिंग नहीं होता, ना तो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है ना प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। प्रेसिडेंट उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है बात को, ये लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते भी हो, ठीक है। तो यूएसए क्या है, एक इंडस्ट्रियल यूनियन है ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, मतलब ना तो उनका यूनियन ब्रेक हो सकता है और ना ही उनके स्टेट्स ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। ना स्टेट्स की उनको बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर यूएसए की, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते स्टेट के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ यूनियन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जो हमारे स्टेट्स हैं कोई ब्रेक नहीं कर सकता, वो हमेशा बना रहेगा। किसी के पास भी सोवरेनिटी पावर नहीं है स्टेट के पास, ठीक है, टेरिटोरियल में। बट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का बाउंड्री, एरिया और नेम चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है गाइस। अब थ्री प्रिंसेस स्टेट्स दैट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। अब देखो, जब आज़ादी मिली हमें और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर, अभी मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ाया भी था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर प्रिंसली स्टेट्स को राइट दिया गया कि आप तो डोमिनियन ऑफ इंडिया में आ जाओ, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में आ जाओ, या एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट ही बन सकते हो आप, ठीक है। तो तीन स्टेट ने मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे इंडिया को। लेकिन हमने तो भैया हैदराबाद के काजू खाने थे, तो हमने खा के माने, ठीक है। तो हैदराबाद काजू क्या है, तो के ए से यहाँ पर हमारा कश्मीर, और जे यू से हमारा जूनागढ़। तो ये तीन स्टेटों ने मना कर दिया कि हम एज अ इंडिया के जो है स्टेट बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हैदराबाद और कश्मीर और जूनागढ़, इन तीनों ने मना करा। लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा भाई काजू खाने थे, तो काजू खाया हमने कैसे, हैदराबाद को लिया पुलिस एक्सेशन के थ्रू, और कश्मीर को लिया हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, और जूनागढ़ को लिया रेफरेंडम कराकर, ठीक है। तो हैदराबाद हमने अपना पुलिस एक्शन दिखाया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कश्मीर में हमने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन करा, किसके साथ, वहाँ के किंगडम राजा के साथ, किसके, कश्मीर के, और उस किंगडम राजा का नाम बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और जूनागढ़ को हमने वहाँ के लोगों को रेफरेंडम करवाया, और उससे हमने जूनागढ़ को इंडिया का ऐसा पार्ट बनाया, ठीक है। कमीशंस एंड देयर स्टांस। देखो गाइस, यहाँ जो है ना तीन कमेटी फॉर्म हुई, किस लिए फॉर्म हुई, तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो, इनके जो रिकमेंडेशन थे ना, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एस के धर्स कमीशन जो बनी थी, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन के ऊपर बनी थी, तो ध्यान रखो लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन को मैंने यहाँ पे लिखा एलपीसी, वो आपको माइंड में रखना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एंड डिड नॉट फेवर दी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, और उन्होंने फेवर नहीं किया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए, किसने, एस के धर कमीशन ने, ठीक है। अब देखो, एस के धर कमीशन कब बनी थी, जून 1948 में, और दिसंबर में इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी थी। तो उन्होंने मना कर दिया था कि भैया जो डिवीजन ऑफ स्टेट्स है ना, वो लैंग्वेज के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। एज अ लैंग्वेज के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं बनेगा। हाँ, स्टेट अगर बनेगा तो वो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर, कि ताकि एडमिशन करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो, सेकंड जो कमेटी बनी वो बनी जेवीपी कमेटी। अब देखो, जेवीपी कमेटी के मेंबर्स के नाम बता दो मुझे, बहुत फेमस नाम है, दो तो नाम तो बहुत फेमस है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। अब ये बनी थी दिसंबर 1948 में, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 1949 में। अब इन्होंने भी मना कर दिया कि भैया लैंग्वेज के ऊपर जो है ना कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन थर्ड कमेटी जो फजल अली जी की बनी, ठीक है, वो बनी 1953 में, और उन्होंने 1955 में कह दी थी, रिकमेंडेशन दे दी। अब इन्होंने बोला कि हाँ, एज ए लैंग्वेज आप ले सकते हो स्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए, लैंग्वेज ऐसा बेसिस बन सकता है। अब ये पता फजल अली कमीशन क्यों बना था, ये मुझे बताना जरा, किसने स्ट्राइक करा था, किसने भूख हड़ताल करी थी, किस व्यक्ति ने करी थी, और वो किस स्टेट का था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज को आप एज अ बेस बना सकते हो स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हाँ, इन्होंने मना करा कि भैया बट वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते, कि भैया ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज हमारे स्टेट कंट्री में, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है। तो लैंग्वेज ऐसा बेसिस बन सकता है स्टेट का, ठीक है, एज अ होल, बट एक लैंग्वेज के ऊपर आप एक स्टेट नहीं बना सकते। अब देखो, कमीशन फॉर्म टू ओपिन वेदर लैंग्वेज इज बेसिस फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स, ठीक है। अब जो है ना, लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, वो तीन कमेटी आई, और वो है डीजे फजल अली, ठीक है, डीजे फजल अली ऐसे करके याद रखना आपको। तो डी से है हमारा धर कमीशन, एस का धर कमीशन, ठीक है, और जे से है हमारा जेवीपी कमेटी,
और ये कब कब फॉर्म हुई है ये भी डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ने मना कर दिया कि भैया लैंग्वेज के ऊपर नहीं बनने चाहिए स्टेट, लेकिन फजल हजीरी ने बोला कि हाँ बन सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ऐसा बेस बन सकता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। तो एलपीसी क्या है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है। अब देखो गाइस, फजल अली जी आपसे कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 3 कमीशन फॉर्म्ड ओनली माई फजल अली कमीशन फेवर्ड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ इन्हीं की कमीशन है जिनको फेवर्ड करा गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, कि आप लैंग्वेज को एज आधार बना सकते हो, फाउंडेशन ले सकते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। बट इसके अंदर एक कंडीशन डाली इन्होंने कि भैया नो वन लैंग्वेज और वन स्टेट, कि एक लैंग्वेज के ऊपर आप एक स्टेट फॉर्म नहीं करोगे, ऐसे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है। और इनके मेंबर्स भी याद कर लो फजल अली कमीशन के, वो एक पनीकर जी, एक फजल अली और कुंजरू। फजल अली तो खुद जी हैं, ठीक है, खुद हैं, और पनीकर और कुंजरू, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो गाइस, फजल अली कमीशन ने कुछ आइडेंटिफाई किया, ठीक है, मेजर फैक्टर्स को जो ध्यान में रखना है आपको कब, जब आप रिओर्गेनाइजेशन करोगे स्टेट का। तो वो कौन कौन से चीज़ें इन्होंने ध्यान रखी, इन्होंने कहा वेल्थ को, कि वेल्थ को आपको कंसीडर रखना है हमेशा। कभी भी आप कोई स्टेट बनाओगे, स्टेट फॉर्म करोगे, तो आपको वेल्थ ध्यान रखना है। तो वेल्थ क्या है, तो डब्ल्यू से हमारा वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्लानिंग, ठीक है, वेलफेयर हो सके पीपल का और प्लानिंग हो सके अच्छे से उसके लिए, ठीक है। तो इसको कंसीडर रखना है आपको। और ई से क्या है यहाँ पर, तो ई से हमारा ई एफ ए क्या है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। आपको स्टेट जब भी बनाना है ना पार्लियामेंट को, तो आप उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को देख कर बनाओगे, कि वहाँ पर इकोनॉमिकली बेनिफिट होना चाहिए लोगों का, और फाइनेंशियली सही से सस्टेनेबल होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। और एल से क्या हमारा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ये दोनों चीज़ें बनी रहनी चाहिए। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और कल्चरल, उन दोनों के बीच में ना ये दोनों चीज़ें लोगों के बीच में बनी रहनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच में। पी से क्या है हमारा, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट को इस तरीके से फॉर्म करा जाए कि जो यूनिटी है और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वो हमेशा बनी रहे, ठीक है। गाइस, अभी ये चैप्टर जो है ना फिनिश नहीं हुआ है, इसका लेक्चर 2 जल्दी आपको मिलेगा, वो 10 से 15 मिनट का होगा, और उसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गाइस, अगर आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है ना, तो हिट द लाइक बटन, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। और गाइस शेयर करो, जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, उतना ही चैनल ग्रो करेगा, उतना ही मुझे आप सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो सपोर्ट मी, सपोर्ट द चैनल, एंड गाइस शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इस आईज एस्पिरेंट कम्युनिटी को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, हमारी यूट्यूब फैमिली इंक्रीज करो, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।